ना तो अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें ना तो जोर की ज़रूरत है, ना मर्दाना सफ़ात की ज़रूरत है, उसमें ज़रूरत है जहन की, तो वो औरतों के पास बहुत है। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट माया परवेज और आप देख रहे हैं बॉस योरसेल्फ। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शी इज़ अ सोशल वर्कर और एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है। लेट्स वेलकम मिस सायरा नाज। बहुत शुक्रिया मायरा जी मिस सायरा, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे शो में आई, अपना कीमती वक्त निकाल के। सो मैम सायरा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट कि आप एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं बट आप सोशल इश्यूज से जो काम कर रही हैं, तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया था कि आप इस फील्ड में आए और खिदमत करें? मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में या हमारे पेरेंट्स, हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स थे उनमें इतनी समझ-बूझ थी या हमारे ज़माने में इतना था वो बच्चों को जैसे आप लोगों को है कि हमने किस फील्ड में जाना है या क्या करना है। मगर बचपन से जो एक बच्चे की टेंडेंसी होती है, अगर मैं अपनी जो बड़ी अर्ली मेमोरीज आप जिनको कहते हैं उनकी बात करूं तो मेरे लिए ना मैं हमेशा से बहुत हिसास थी, सेंसिटिव थी। जैसे मुझे मेरी बड़ी जो फेड सी मेमोरीज हैं वो ये हैं कि अगर गर्मियों में कमरे में चिड़िया आ जाती थी, घोंसले बना देती थी और चिड़िया आ जाती थी तो मैं रोती थी कि ये पंखे में आके मार जाएगी, पंखा बंद कर। चाहे जितने लोग होते थे वो कहते थे गर्मी है, तो मैं कहती नहीं पंखा बंद करें। और अगर घोंसले से हमारी मेरी नानी अम्मा के घर अनार के दरख्त थे, तो घोंसले से कोई चिड़िया का बच्चा गिर जाता था तो मैं इतना रोती थी और बड़ा मुझे बुखार हो जाया करता था गम से कि ये चिड़िया का बच्चा जो है ये मार गया। तो वो सेंसिटिविटी शायद कहीं नेचुरल थी या हालात की वजह से थी। दर्द आपको दो तरह से तैयार करता है दुनिया के लिए। एक इस तरह से कि अगर कोई बंदा पेन में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि अच्छा जिस तकलीफ़ में मैं हूँ ना, मैंने सबको वो तकलीफ़ देनी है। और अमूमी रवैया यही होता है। लोग परेशानियों के बाद बड़े सख्त हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परेशानियों को जो उनके दिल पे गुजरी होती है, जो उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार जिस तकलीफ में मैं गुजरा हूँ ना, जो फीलिंग्स मैंने देखे हैं वो मैं किसी को ना दूँ, कम अज़ कम मेरी ज़ात से किसी को वो तकलीफ़ ना हो। और अगर वो कोई किसी तकलीफ़ में है तो मैं किस तरह से उसकी उस तकलीफ़ को कम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये किस तरह से उस तकलीफ़ में से उस बंदे को निकाल सकती हूँ। तो होता ये है कि वो आप आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो शायद ये इंटेंशनल होता है ना कि आप सोच समझ के करते हैं कि अच्छा आप इस तरह से हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, वो आपका किरदार बन जाता है, आप उस रोल में डाल जाते हैं। शायद ब्लेस्ड हूँ मैं, हाँ, कि मुझे लोगों का जो दर्द है वो जल्दी महसूस हो जाता है। शायद ये वजह रही हो जो मुझे अब आके समझ आती है, मगर कोई ख़ास रीज़न नहीं था इस तरफ आने का। ये है कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम किया हुआ है। एक जो हमारी सोसाइटी का पाकिस्तान में ये है कि आदमियों के लिए भी मुश्किलात होती हैं, आदमियों के अलग हर्डल्स हैं, लेकिन जो फीमेल के हर्डल्स है कि उनको घर से बाहर ही नहीं निकले दिया जाता। दे आर हैविंग डिग्रीज बट दे आर जॉबलेस, वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। और जब आगे उनकी शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो देखी गई है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर स्पाउस। सो आप क्या फील करती हैं कि क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि इकोनॉमिकली हमारी क्लास बहुत लो रही है और जो पाकिस्तानी समाज है वहाँ लोगों को जानबूझ के इंटेंशनली जो है वो जाहिल रखा गया है। और अगर एजुकेशन सिस्टम भी है तो वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें लोगों को शऊर नहीं आता। आप कहें कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएगा तो वो गलत है। तो चीज़ें बदलती हैं, समाज बदलते हैं तालीम से। जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो उन लोगों ने तालीम के ज़रिए चेंज आया है, लोगों के पास नॉलेज आया, लोगों ने वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ तो जो एजुकेशन है वो बराए नाम है, ठीक है। और जब दूसरे बहुत से इश्यूज हैं, जैसे हमारी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है हमारे अंदर, तो वो सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सारी मिलके कम एजुकेशन का होना, मजहबी शिद्दत पसंदी का होना, और फिर
जो समाजी रवायात हैं वो सारी मिल के एक बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं, और जिसमें मर्दों का जीना भी बहुत मुश्किल है। मर्दों का भी मुश्किल है, औरतों का भी मुश्किल है, मगर वो वाला बंदा जिसकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है, जिसका मुआशी जो मामलात है फाइनेंशियली वो अनस्टेबल है, बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं है, मगर जब वो घर में आता है ना तो उसका जोर उस औरत पे चलेगा जो पहले कम इलम है, कमाई उसकी कोई सोर्स कोई नहीं है, और वो तो जो मर्द है उस पे तो जबर है ही, मगर औरत पे दोहरा और तेरा जबर है। वो आप ये कहने कि डबल एक्सप्लॉयटेशन की शिकार है। और फिर हमने अपनी जो समाजी बुनत है वो इस तरह की है कि हमने कोशिश ही नहीं की कभी इसको बदलने की, क्योंकि तालीम को उस तरह से राइज ही नहीं किया गया। तो हम इसको कहते हैं कि नेचुरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन या नेचुरलाइजेशन ऑफ अब्यूज़ इतना राइज है ये चीज़ें कि अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को 2 थप्पड़ लगा दिए हैं ना तो वो कॉमन बात है, वो उसको बुरा नहीं समझा जाएगा। कि क्राफ्ट भी बहुत इंक्रीज हो रहा है हमारे डोमेस्टिक वायलेंस का पाकिस्तान। जी, और अगर देखें अगर औरत अपने बंदे को वैसे मार दे ना तो वो तो क़यामत आ जाएगी। जैसे एक ड्रामा था पिछले दिनों में, एक सीन चल रहा था, ये देखें, ये तो लोगों को भड़का रहे हैं कि वो कोई ड्रामा था, उसमें जो एक्ट्रेस है वो अब उसका मियाँ उसको थप्पड़ मारता है तो इट्स ओके। लेकिन वो भी होता है कि ज़्यादा औरत पढ़ लिख जाए तो दे आर इनसिक्योर मैन इन आवर सोसाइटी कि वो आगे निकल जाएगी, ये चीज़ भी हो रही है यहाँ। हाँ, अच्छा, अब आपका एक नौकर है, जी जी, आपका एक नौकर है, वो कई 100 सालों से बगैर सवाल उठाए हुए आपकी खिदमत कर रहा है, और एक दिन वही आता है आपके पास और वो सवाल उठाने लग जाता है, कहता है मेरी सैलरी दो, मेरा ये हक है, मेरा वो हक है, तो आप उसको अच्छा समझेंगे? आप तो कहेंगे ये पागल हो गया है, ठीक है इसको जिंदा में बंद कर दो। तो यही हाल हमारी सोसाइटी का है। एक औरत जो सदियों से जबर का शिकार है, जब से एग्रीकल्चरल इरा आया है ना, एग्रीकल्चरल इरा ने चूँकि जो ज़ाती मलकियत है उसका तस्वर लेके आया। एग्रीकल्चर इरा से पहले जब लोगों को ज़मींदारी नहीं थी करनी आती, वो फसलें उगानी नहीं थी आती, जैसे ही एग्रीकल्चर इरा आया तो लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें आने लग गई। एग्रीकल्चर इरा से पहले लोग जितना शिकार करते थे सारा खा लेते थे, जमा कुछ नहीं थे करते। जैसे ज़रूरी दौर आया ना, एग्रीकल्चर इरा आया, तो लोगों के पास ज़मीनें आ गई, इन्होंने ना बाउंड्रीज बनानी शुरू कर दी। अच्छा ये मेरी है, ये इतनी तुम्हारी है, इतनी मेरी है। अब जब मलकियत का तस्वर आया ना तो उसके साथ औरत को भी पाबंद करने का तस्वर आया कि ये मेरी औरत है और ये तुम्हारी औरत है, क्योंकि वरासत कैसे मुंतकिल होगी, कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा किसका है। तो औरत को महदूद किया गया एग्रीकल्चर में, और वो भी ज़मीन की तरह उसको भी मलकियत तस्वर किया गया। तो ये कई हज़ारों साल पुरानी इर्तिका है, ठीक है। ये इंसान ने समाजी तौर पे बुनत इस तरह से बनाई है ना कि मेरी ज़मीन, मेरी औरत, मेरा बच्चा, प्रॉपर्टी की तरह। हम कहते हैं कमोडिटी, कि औरत को एज अ कमोडिटी तस्वर किया जाने लग गया एग्रीकल्चर में। अब वो चीज़ें जो आपने कई 100 साल या हज़ारों सालों में इंसान ने सीखी हैं वो, और फिर आ गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और फिर उसके बाद आ गया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने पिछले 20 से 30 सालों में इतनी तरक्की की कि लोगों को अपने राइट्स का पता चलना शुरू हो गया, औरतों को बाहर निकलने का मौका मिला, दुनिया को जानने का मौका मिला। इवन जो औरत बाहर नहीं निकल रही उसको फ़ोन के ज़रिए पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई कि जो उसने हज़ारों सालों में एक निज़ाम बनाया हुआ था वो कुछ 20-30 साल में हराम होना शुरू हो गया, चेंजेस आना शुरू हो गए। तो बेनिफिशरीज तो मैन है ना, हम कहते हैं पेट्रोकी डोमिनेट, हाँ हम कहते हैं पिदरशाही समाज, जो मर्दाना समाज है। तो जो ज़रायत का समाज था या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें मेन बेनिफिशरी और मेन कंट्रोलिंग जो इंटाइटी थी वो मेन थे। तो अब ना तो अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें ना तो ज़ोर की ज़रूरत है, ना मर्दाना सफ़ात की ज़रूरत है, उसमें ज़रूरत है जहन की, तो वो औरतों के पास बहुत है, ठीक है जी। तो वो अब बराबरी में आ गई हैं, बल्कि बराबरी से क्या आगे निकल रही हैं। आप रिज़ल्ट देखें जी, लड़कियों का ज़्यादा अच्छा है, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है। मगर एंड ऑफ द डे ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगी, जैसे जब आपकी जनरेशन पेरेंटहुड में आ जाएगी ना, हम लोगों वाली ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, आप लोग कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। तो अगले मेरा ख्याल है 10-20 साल बड़े अहम होंगे हमारी सोसाइटी में भी, बन
इवन ये जितनी मर्जी डोमिनेंट सोसाइटी हो, क्लोज सोसाइटी हो, मुझे लगता है, मगर जब इर्द गिर्द दुनिया बदल रही होगी ना, तो इनको बदलना पड़ेगा। देखिए मैम, कुछ लोगों का ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि जो फीमेल्स है वो टीचिंग के लिए सिर्फ एक टेक्निकल फील्ड में वो नहीं आ सकती, या उनका इतना जहन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बात दुरुस्त है? बिकॉज बहुत सी फीमेल है जो कि टेक्निकल फील्ड में आ रही है, आईटी की होगी, सॉफ्टवेयर की फील्ड होगी। यकीन करें, जो आने वाला दौर है, लोग कहते हैं जो ये वाली सदी है ये औरतों की सदी है। जितनी भी बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स हैं उनमें औरतें हैं। आप दूर क्यों जाते हैं, आज तो पंजाब की सीएम जो है वो औरत है, और पहली सीएम औरत है वो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि औरतें कुछ भी कर सकती हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि एक औरत को इंडिपेंडेंट होने के लिए कौन सा ऐसा करियर का पाथ अपनाना चाहिए कि वो खुद मुख्तार हो सके, अपना खुद का खर्चा उठा सके? ये बड़ी सिंपल साइंस है। आप देखिए कि घर में फैसला किसका चलता है, किसका हुक्म चलता है। इवन अगर बाप नहीं है ना, और एक 12 या 13 साल का लड़का जो है वो अर्न करता है, वो दिहाड़ी लगा के घर में 1000-1200 लेके आता है, तो माँ उसको पूछती है कि आज क्या पकाऊं, आज क्या करना है। तो इवन जो रिश्ते हैं ना, उनमें जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है जो आपका, वो बड़ा मैटर करता है। तो अगर औरतें चाहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकें, और इंडिपेंडेंट कैसे होंगी? घर बैठे हुए कोई तहरीक चलाने से इंडिपेंडेंस नहीं आ सकती कि जी हम सोशल मीडिया पे डाल दें वी वांट फ्रीडम, तो हमें फ्रीडम मिल जाएगी। उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको अपनी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ती हैं, अपनी एजुकेशन को बेहतर करना पड़ता है, बाहर निकल के काम करना पड़ता है, अपने लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, ताकि आप इतने पैसे कमा सकें कि घर में आपकी बात सुनी जा सके। और जब तक आपकी घर में बात नहीं सुनी जाएगी, आपके समाज में कैसे सुनी जाएगी? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और अपनी बच्चियों को स्किल सिखाएं, और जो जदीद तलीम है उससे रोशनास कराएं। अब हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है BS फलां कर लो, BS ये कर लो, पॉलिटिकल साइंस कर लो, इंग्लिश कर लो, उर्दू कर लो, जो जनरल साइंस है उसकी तरफ आते हैं लोग। हालांकि ज़रूरत ये है कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो सीखें, या तो वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ आए या फिर ई-कॉमर्स की तरफ आएँ बच्चियाँ, ताकि कुछ ऐसी, अगर कुछ फैमिलीज़ में घर से निकलने की इजाज़त नहीं भी है, तो बच्चियाँ घर बैठ के भी काम कर सकें, कम से कम अर्न तो कर सकें। तो उसमें जो ई-कॉमर्स है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आजकल ऑनलाइन इतना काम है, तो बच्चियाँ घर बैठ के भी कर सकती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बच्चियों को स्किल सिखाएं, वो वाले स्किल सिखाएं जो रेलिवेंट है, जो आज की जो मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट है। हाँ, आपका ज़माना तो इतना अच्छा ज़माना है, हम लोग तो, हमें तो बाहर निकल के जॉब ढूंढनी पड़ती थी, जाना पड़ता था। आप लोगों का ज़माना तो इतना अच्छा है कि ग्लोबल मार्केट आपको आपके डोर स्टेप पे है, आपके हाथों में है, कि आप घर बैठ के तो पूरी दुनिया में कहीं भी जो है अपना काम ढूंढ सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि पेरेंट्स को हम सिखाएं, इंस्टीट्यूट्स में जाके सिखाएं बच्चियों को कि आप ये वाले स्किल सीखें। बेशक आप घर से ना भी बाहर निकलें, आपकी फैमिली जो नॉर्म्स है वो आपको इजाज़त नहीं देती, तो घर बैठ के भी आप ये काम कर सकती हैं। एटलीस्ट वो कुछ कमाएं तो सही, और कमाएंगी तो उनका मुकाम बनेगा। वो GBV का जो सर्कल है, जिसको हम जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं, उससे बाहर निकलेंगी और अपने फैसले खुद कर सकेंगी। पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफिक्स हैं वो इस तरह से हैं कि 51% औरतें हैं और 49% मर्द हैं। औरतें ज़्यादा हैं, और आपने औरतों को घर बिठा दिया, कैद कर दिया। आप चाहते हैं कि औरतें घर में रहें और हम तरक्की भी करें, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं इन दी एंड आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, दैट इज़ मेजर इशू इन पाकिस्तान विच इज़ जहेज़, और लोग अभी भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, चूँकि हमारी मिक्स कम्युनिटी थी, हिंदुज़म जो है उससे है ये जहेज़ का कल्चर जो है, और अगर तो उसको तोड़ना है, उसको ख़त्म करना है, ये बड़ा जुल्म है। मैं सोचती हूँ कि हम अपनी बच्चियों को इतने पैसे लगा के पढ़ाएं, लिखाएं, और फिर हम अपनी बेटी भी दें और साथ में जहेज़ भी दें लाखों का, और फिर कोई 1000 बंदे को खाना भी खिलाएं, अपनी बेटी भी दे रहे हैं 1000। जो एक एवरेज शादी पे कास्ट आ रही है एक मिडिल क्लास फैमिली की, वो अपनी बेटी की शादी करते हैं तो 20 से 30 लाख एक कास्ट आ रही है। वो जहेज़ देते हैं, बारात का खाना खिलाते हैं, और कपड़े देते हैं ससुराल वालों को, इतना कुछ करते हैं। ये जुल्म है, और अगर इस रिवाज को ख़त्म करना है तो वो आप यंग जनरेशन जो है वो ही कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसको स्टॉप होना चाहिए।
और मेरा ख्याल है ये सिर्फ अब पाकिस्तान और इंडिया में ही रह गया, ये बांग्लादेश में होगा, बाकी तो दुनिया में कहीं भी जो है वो जहेज़ का सिस्टम इस तरह से राइज नहीं है। बात वहीं आके रुकती है कि जब तक हमारा तालीम का निज़ाम सही नहीं होगा, हम तो सिर्फ जो रट्टू तोते हैं वही पैदा कर रहे हैं। मेमोराइजेशन है, जैसे 1100 में से 1100 नंबर आ जाते हैं बच्चों के, तो कोई इस तरह का जब तक ये निज़ाम कायम रहेगा, लोगों को जानबूझ के इंटेंशनली जाहल रखा जाएगा, पसमानदा रखा जाएगा ज़हनी तौर पे, और कभी भी कहीं भी अगर उनको लगे कि कौम जो है वो बाशऊर हो रही है तो वो मज़हब कार्ड यूज़ कर लेंगे, कहीं फ़िरका वाराना कार्ड यूज़ कर लेंगे, कहीं इलाकाई तासुब का कार्ड यूज़ कर लेंगे, और वो जानबूझ के पसमानदा रखते हैं ताकि ना ये कौम सोचे, ना ये कौम समझे, ये कौम जो है बस बेड़े बनी रहे और हम जिस तरफ भी इनको हाँके कि उस तरह होते रहे। ज़बरदस्त मैम। मैम आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। आई रियली एन्जॉयड। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आई, मैंने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। एंड यहाँ पे हम करते हैं अपने शो का एंड। होप आपने हमारा शो पसंद किया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बॉस योरसेल्फ ऑफिशियल। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह निगहबान।